अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री और इसका लास्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। बच्चों, आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, तो आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर एक्सप्लेन करना है। यहाँ से कोई एमसीक्यूज या शॉर्ट भी आ सकता है। अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ये एक सॉल्युबिलिटी के बारे में है। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? किसी चीज को हल करना। यहाँ पे सिर्फ आपने सॉल्युबिलिटीज देखनी है साल्ट की। जो साल्ट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज को देखते हैं। बेटा, हमारे पास ना दो तरह के साल्ट होते हैं। अब ये पानी पड़ा हुआ है, इस पानी में आपने दो तरह के साल्ट लिए हुए हैं। एक साल्ट जो है वो होते हैं विच आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे सोडियम है, इसका साल्ट आपने डाला सोडियम क्लोराइड, ये पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल साल्ट। ये कंप्लीटली सॉल्युबल साल्ट होते हैं। दूसरे जो साल्ट होते हैं, जैसे आपके पास AgCl है, PbSO4 है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, या बच्चों आपके पास लेड क्लोराइड है, लेड सल्फेट है। ये ऐसे सॉल्ट होते हैं विच आर इनसॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। यानी पानी के अंदर जब आप इन्हें डालते हैं तो ये सारे के सारे हल नहीं होते, बल्कि इनके थोड़ी अमाउंट के अंदर ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहे होते हैं। Such salts are known as a sparingly soluble salt are also known as a insoluble salt। इन्हीं साल्ट को बेटा आपने स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट कहते हैं या इनसॉल्युबल साल्ट का नाम देते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से साल्ट पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं? तो आमतौर पर बेटा जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे आपके पास सोडियम है, जैसे पोटाशियम है, अमोनियम है, सीजियम है, इनके जो साल्ट होते हैं दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर बेटा आमतौर पर हल हो जाते हैं। दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। दे आर आल्सो नोन एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनको आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, क्योंकि दे आर सॉल्युबल इन वाटर कंप्लीटली। ये पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल होंगे, इसलिए आपने इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास साल्ट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जिसमें सिल्वर होगा, लेड होगा, बेरियम होगा, या इस किस्म के जो साल्ट होते हैं दे आर स्पेरिंगली आर इनसॉल्युबल वाटर। इनको आपने इनसॉल्युबल साल्ट का नाम देते हैं। अब KSP किसके लिए यूज करेंगे? यानी ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये किसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं? तो बेटा जो कंप्लीटली सॉल्युबल साल्ट होते हैं इनके लिए KSP नहीं होती, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं, ये नीचे नहीं बैठते। प्रैक्टिकली आपको कैसे पता चलेगा? अगर सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डालते हैं तो आपको नीचे पेंदे के अंदर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, यानी सारा इसके अंदर हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिल्वर क्लोराइड को पानी के अंदर डालते हैं इस साल्ट को लेके, तो ये आपको नीचे बैठता हुआ या पानी के अंदर इसके सॉलिड पार्टिकल तैरते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट होगा। इसको हम लिखते कैसे हैं? इनको लिखने के लिए अब हमने एक साल्ट लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साल्ट आ जाता है वो लेड सल्फेट है। जो हमने साल्ट यहाँ पे लेते हैं वो बेटा ये PbSO4 है, लेड सल्फेट है। और ये जो साल्ट है ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। अब आपने इसे पानी के अंदर डाला तो ये लेड सल्फेट एक्वस हो जाएगा, पानी वाला होगा। अब पानी इसके साथ एक्शन कर रहा है। जब आप इसे मजीद यानी फिर पानी के अंदर मजीद जब रहेगा तो इट कैन बी ब्रेक अप इनटू लेड आयन प्लस सल्फेट आयन। तो ये जो साल्ट था ये लेड आयन और सल्फेट आयन के अंदर टूट चुका है। अब ये जो लेड आयन है और ये सल्फेट आयन जो होंगे इसको अब आप कहते हैं कि ये एक्वस हैं, ये एक्वस शेप के अंदर आ गए हैं। तो इस तरीके से ये लेड आयन और सल्फेट आयन के अंदर ब्रेकअप हो गया है। अब आपने इसकी KC लिखनी है। KC आप किनको लिए लिखते होते हैं? ऐसे ऐसी चीज का लिखते हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होगा। जब आप KC लिखते हैं तो ये आपके पास आएगा लेड आयन, ये प्रोडक्ट है, ये लेड आयन आएगा, और ये बच्चों सल्फेट आयन होगा, -2 है, डिवाइडेड बाय लेड सल्फेट। ये इसका सॉलिड सॉल्ट है। ऊपर वाली जो चीज है वो एक्वस फॉर्म के अंदर है, और नीचे जो आपने लिखा हुआ है ये बेटा इसकी सॉलिड स्टेट के अंदर है, यानी ये लेड सल्फेट बन जाएगा। अब आमतौर पर हम जानते हैं अगर किसी भी सॉल्यूट के अंदर, किसी भी सोल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूट जो उसके अंदर हल नहीं होता यानी सॉलिड फॉर्म के अंदर ही रह जाता है, हल नहीं हो रहा, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आपने कांस्टेंट मानते हैं। तो अब KC है मल्टीप्लाई बाई PbSO4, आपने लेड सल्फेट से इसे मल्टीप्लाई कर देना है।
अब ये भी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है खास टेम्परेचर के ऊपर। तो ये आपके पास अब एक रिलेशनशिप बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास आता है केसी और लेड सल्फेट, अब दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसका जो नाम होगा वो चेंज हो जाएगा, इसे अब आपने केएसपी कहते हैं, यानी ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनेगा। अब ये लेड आयन बना है और ये बच्चों हमारे पास क्या बना है, सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन बन गया। अब आपने लेड सल्फेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि ये वहां पे हल नहीं हो रहा, इस पेंदे के नीचे बैठ रहा है, इसके नीचे बैठ रहता है। यूं समझें कि अगर आपने लेड सल्फेट के 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, 100 आयनिक कंपाउंड जो है वो लेड सल्फेट के आपने लिए हैं, इसमें सिर्फ 2 या 3 लेड आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट होंगे, बाकी सारे के सारे जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो लेड सल्फेट है ये पानी में हल तो हो नहीं रहा, इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज ए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होती है। ड्यू टू दिस रीजन इट टेक एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। और जब आपने केसी और लेड सल्फेट को मल्टीप्लाई करेंगे then it become a KSP. KSP is known as a solubility product. ये solubility product कहलाता है। अब solubility product किसके बराबर होगा, या KSP हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि आयंस के लिए एक मोलर कंसंट्रेशन होता है एट इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास वो जो साल्ट होगा वो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, तब जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा होता है दैट इज नोन एज ए केएसपी एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर जब कोई भी साल्ट अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएगा तो उस वक्त जो कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज नोन एज ए केएसपी, यानी केएसपी डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब ये लेड सल्फेट कितना पानी में हल हुआ होगा, तो इसके लिए हम लिखते हैं केएसपी बराबर है, ये हमारे पास 1.6 10 रेज पावर -8, और यहाँ पे आप लिखेंगे मोल स्क्वायर, मोल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये दो आयन है, एक लेड आयन है और एक सल्फेट आयन है। पर डेसीमीटर 6, डेसीमीटर का 6 लेंगे, और ये वाला जो आपने इसको हल करने की कोशिश किया है तो ये बच्चों हमारे पास ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने लेड सल्फेट की जो है वो केएसपी मालूम करने की कोशिश की है, जो 1.6 10 रेज़ पावर -8। ये वैल्यूज इतनी कम है, बहुत बहुत स्मॉल वैल्यूज है, बहुत कम वैल्यू है। ये आपको बता रहा है कि बिल्कुल इसका एक आधा क्रिस्टल जो है वो पानी के अंदर हल हुआ है, बाकी बिल्कुल भी हल नहीं हुआ। तो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनका जो कांस्टेंट होता है उसे आपने केएसपी कहते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेड क्लोराइड, उसको भी बेटा आपने बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ये PbCl2 है, जब पानी, ये सॉलिड है, जब पानी के अंदर आप इसे डिसॉल्व करेंगे तो ये एक्वस हो जाएगा, लेड क्लोराइड एक्वस हो जाएगा, फिर इट कैन बी ब्रेकअप इनटू आयंस, तो ये लेड आयन एक्वस बनेगा और वो बेटा हमारे पास क्लोराइड आयन एक्वस बन जाएगा। अब आपने इसकी केएसपी लिखनी है, तो इसको केएसपी में कैसे लिखोगे, जब आपने केएसपी लिखते हैं तो सिर्फ आपने आयनिक प्रोडक्ट लिखते हैं, तो ये लेड आयन लेंगे, लेड आयन, और दूसरा जो हमने चीज लेनी है वो क्लोराइड आयन। तो ये जो आपके पास इसका कोफिशिएंट है, नाउ इट बिकम ए एक्सपोनेंट्स, अब जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट्स बन जाएगा। अब हम केएसपी को डिफाइन करते हैं कि केएसपी होती क्या है, तो आपने इसको एक एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि केएसपी क्या चीज होगी। देखिए हमारे पास ना ये एक साल्ट है कैल्शियम फ्लोराइड, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट होता है, जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू कैल्शियम आयन प्लस बेटा फ्लोराइड आयन। यहाँ पे एक कैल्शियम आयन बनेगा और दो जो होते हैं वो फ्लोराइड आयंस बनेंगे। अब ये जो एक और ये जो दो है इनको आप कहते हैं कोफिशिएंट, यहाँ पे जो लगे गए हैं ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। जब आप इसका केएसपी लिखेंगे, नाउ दिस कोफिशिएंट बिकम इस एक्सपोनेंट्स, अब ये जो कोफिशिएंट होंगे ये इसके बच्चों एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे, ये एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे, यानी फ्लोराइड आयन का स्क्वायर ले लेंगे। तो यही हमारे पास ना केएसपी होती है। केएसपी क्या होगी, तो आप कहेंगे इट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी ये जो आयंस हैं ये इनकी एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है
टू एन एक्सपोनेंट्स, तो ये किसके बराबर होगा, ये एक्सपोनेंट्स इक्वल टू द कोफिशिएंट, ये जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो इन कोफिशिएंट के बराबर होंगे ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी जो इक्वेशन लेंगे, जब इसे आयन के अंदर ब्रेकअप करेंगे तो ये जो आयंस बनेंगे, अब ये इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आपने इन कोफिशिएंट्स को एक्सपोनेंट्स बना के इसकी एक इक्वेशन लिख देनी है, इसका एक इक्विलिब्रियम लिख देना है, तो दैट इज नोन एज ए के एस पी। तो इसे बेटा आपने के एस पी कहते हैं। अब ये जो के एस पी की वैल्यू है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट या इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए यूज करते हैं। तो के एस पी क्या होगी, यूजली वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत कम कोई चीज हल होती है। जैसे आपने देखा है कि जो लेड सल्फेट है वो सिर्फ 1.6 10 रेज़ पावर -8। तो हमने एग्जांपल लिया, अगर इसके 100 आयनिक कंपाउंड था, यानी 100 ग्राम आपने लेड सल्फेट लिया हुआ था, तो इसमें से मामूली सा एक आधा इसका जो एक मॉलिक्यूल है या इसका एक आधा फार्मूला यूनिट जो है वो पानी के अंदर हल हुआ है, बाकी बिल्कुल भी हल नहीं हुआ। तो केएसपी जो होती है ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये ना होने के बराबर होगी। केएसपी जो है, व्हाट इज केएसपी, ये आपको बताती है डिसोसिएशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, कि ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ये कितने आयंस के अंदर डिसोसिएट हुआ है, कैसे हुआ है, ये इस चीज के बारे में बच्चों हमें बता रही है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें केएसपी बताती है या केएसपी किस चीज पे डिपेंड करती है, वो हम देख लेते हैं। तो बेटा हमारे पास जो केएसपी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटीज। अगर केएसपी की वैल्यू ज्यादा है तो वो जो सॉल्ट होगा वो पानी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगा, ज्यादा हल होगा। अगर केएसपी की वैल्यू कम है तो जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर कम हल होगा। बहुत आसान बात है कि केएसपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी। अब दूसरी बात यह है कि ये जो केएसपी है दैट डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एंडोथर्मिक होते हैं, एक एक्सोथर्मिक। अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो केएसपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बेटा हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये जो केएसपी होगा वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी केएसपी की वैल्यू कम हो जाएगी। ज्यादातर जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो एंडोथर्मिक है, इसलिए हम कहते हैं कि केएसपी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास ना मुख्तलिफ, वैसे हमारे बुक के अंदर ये एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को आपने रिव्यू कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉल्ट हैं जिनकी आपने केएसपी की वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सॉल्ट है, ये इनके आयनिक प्रोडक्ट हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये कितने पानी के अंदर बच्चों डिसॉल्व हो रहे हैं। अब पहला सॉल्ट देखें, हमारे पास ना सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड के दो आयनिक प्रोडक्ट होंगे, जब आयंस के अंदर टूट जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट, सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन। इसकी जो केएसपी की वैल्यू है बहुत बहुत कम है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं। 5 10 पावर -13 बहुत कम वैल्यू है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड पानी के अंदर बहुत कम हाल होता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेटा इसकी जो केएसपी की वैल्यू है वेरी स्मॉल है, 3 10 पावर -34 ना होने के बराबर है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम आम चूना कहते हैं, आम चूना, चूना भी पानी के अंदर हल नहीं होता, आप हल करके देखें तो इसकी भी केएसपी की वैल्यू बहुत कम है, 3.3 10 पावर -9 है। अगर आपने कॉपर सल्फाइड देखना चाहते हैं तो इसकी भी बेटा केएसपी की जो वैल्यू होती है इट इज ए वेरी स्मॉल, 8 10 पावर -34 जो होगी वो इसकी केएसपी की वैल्यू होगी। अब हमने ना एप्लीकेशंस पढ़नी है कि हमारे पास ये जो केएसपी है इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, इसको यूज करके आप किस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बच्चों हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक ही है कि हम सिर्फ उसकी सॉल्युबिलिटी बताते हैं कि ये पानी के अंदर कितना हल हो जाता है, कितना हल नहीं होता, तो हम सॉल्युबिलिटी के जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं या किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का हम ज्यादा अंदाजा लगाते हैं। तो केएसपी की हमारे पास ना 3 एप्लीकेशन होती हैं, वन बाय वन 3 एप्लीकेशंस को बेटा हम स्टडी करेंगे। पहला पहला जो आपके पास आएगा डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी फ्रॉम केएसपी। अगर आपके पास केएसपी की वैल्यू दी गई है तो क्या आप सॉल्युबिलिटी उसकी मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा हमारे पास ना दो चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास दो चीजें हैं तो वी कैन डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी फ्रॉम केएसपी। हमारे पास जो भी सॉल्ट दिया गया, जो भी आपको सॉल्ट दिया गया है उस सॉल्ट का पहले आपको फार्मूला आना चाहिए कि वो जो कंपाउंड है व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर, व्हाट इज इट्स फार्मूला।
इसका फार्मूला क्या होगा, इसके अंदर कितने आयन्स हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही किस्म का आपको फार्मूला आना चाहिए। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, लेड सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, आपको जो भी चीज है उसका सही फार्मूला आना चाहिए। और दूसरी चीज जिसका आपको इल्म होना चाहिए वो उसकी KSP की वैल्यू होगी। अगर आपको उसकी KSP की वैल्यू भी आती है, फार्मूला भी आता है, तो वी कैन डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट। तो उस सॉल्ट की बेटा आपने सॉल्युबिलिटी को मालूम कर सकते हैं। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है इसका कुछ हमारे पास ना फार्मूलाज आते हैं, उन फार्मूलाज को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अरेंज करेंगे। देखिए हमारे पास कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ टू आइंस। ऐसे सॉल्ट बेटा जो दो आइंस पर मुश्तमिल होंगे, तो हम देखना चाहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी का फार्मूला क्या है। जो 3 आइंस पर है, जो 4 आइंस पर है, तो हमारे पास मुख्तलिफ आइंस के लिए सॉल्युबिलिटी का एक फार्मूला आएगा। तो पहले देखिए 2 आइंस हैं, तो यहाँ पे जो आप एग्जांपल लेना चाहते हैं ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये 2 आइंस हैं। तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर था, जब आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे देन इट बिकम सिल्वर आइन। तो ये सिल्वर आइन एक्वस हो जाएगा और ब्रेकअप इनटू ब्रोमाइड आइन भी एक्वस हो जाएगा। अब ये 2 आइंस हमारे पास बन गए, एक सिल्वर आइन है और एक क्या है बच्चों, ब्रोमाइड आइन है। अब आपने बताना है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, अब हमारे पास जो इसका जनरल फार्मूला आता है वो ये होता है कि ये सॉल्युबिलिटी यानी KSP इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे x, यानी पहला आपके पास कैटाइन है, इसकी जो भी कोफिशिएंट है ये इसकी पावर होगी। फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई y क्या होगा, ये सेकंड एनाइन होगा, और जो भी इसका कोफिशिएंट है वो इसकी पावर बन जाएगी। फिर आप लिखेंगे s से मुराद है सॉल्युबिलिटी x जमा y के, इसमें जो भी इनके एक्सपोनेंट्स हैं उनको जमा कर लेंगे, वो s की पावर बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है बच्चों वो एक है, एक, यानी इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम कहते हैं ये एक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो भी एक है। तो आपने इसकी आप बतानी है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, या यूं समझिए इसकी भी s है और इसका भी बेटा s है, यानी सॉल्युबिलिटी इज डिनोटेड बाय s से जाहिर करते हैं। तो जब आप इसकी KSP लिखेंगे तो इट बिकम इक्वल टू s का स्क्वायर। तो ये s का स्क्वायर होगा, मतलब जो भी आपके पास इनकी आयनिक कंसंट्रेशन होगी आप उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो आपके पास KSP की वैल्यू हो जाएगी। भाई हमने तो सॉल्युबिलिटी मालूम करनी थी, कर लीजिएगा। तो इसके लिए वो आपको KSP की वैल्यू देगा और उसका फार्मूला देगा। तो अब आपने क्या करना है, KSP का अंडर रूट ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू s, तो ये s के बराबर आ जाएगा। तो इन दिस फार्मूला, by using this formula we can calculate the solubility। अब इस फार्मूले को यूज करके हम उस सॉल्ट की बेटा सॉल्युबिलिटी मालूम कर सकते हैं। अब कुछ बेटा हमारे पास ऐसे सॉल्ट भी होंगे विच कंसिस्ट ऑफ 3 आयंस, जिसके अंदर 3 आयन होंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होगा। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व होगा तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू कैल्शियम आयन प्लस बच्चों ये फ्लोराइड आयन में। अब ये 3 आयन है, 3 आयन, जब 3 आयन होंगे तो इसके लिए सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 लिखेंगे। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, अब 2 की पावर 2 लिखेंगे। आगे आपने s लिखना है, s क्या है, सॉल्युबिलिटी। 1 प्लस टू लिखेंगे तो ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। अब इसे आप सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 आएगा, दैट इज इक्वल टू KSP। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 के बराबर होगा। s का क्या होगा, 3 आ जाएगा। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द KSP। अगर आपने इसकी सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है तो ये आपके पास आएगा, यानी s की ताकत 3 है, ये KSP आएगा। अब KSP के नीचे ये 4 आ जाएगा, फिर आपने इस सारे का बेटा 3 ले लेंगे, 3, यानी ये आपके पास सॉल्युबिलिटी का फार्मूला आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसकी सॉल्युबिलिटी मालूम कर लेनी है। तो आपके पास अगर 4 आयंस होते हैं फिर आप क्या करेंगे, 4 आयंस की एग्जांपल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ये वाला कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू एल्यूमिनियम आयन प्लस 3OH नेगेटिव। 3OH नेगेटिव के अंदर बेटा ये ब्रेकअप होगा। अब आपने बताना है कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो उसका एक्सपोनेंट्स भी 1 होगा। हाइड्रोक्साइड आयन 3 है तो इसका एक्सपोनेंट्स भी 3 हो जाएगा। आगे लिखेंगे S1 प्लस 3। जब आपने KSP लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, ये आपके पास आएगा 27 आ जाएगा, और इसे आप लिखेंगे S की ताकत 4।
अगर आपने इसकी सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है तो KSP डिवाइडेड बाय 27 और इसका जो अंडर रूट ले लेंगे वो 4 ले लेंगे, 1/4 ले लेंगे, तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी इसका। इस तरीके से आपने KSP और सॉल्युबिलिटी दोनों को मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज, इन फार्मूलाज को यूज करने के बाद। अब बाज़ औक़ात ये आपको सिर्फ एक सॉल्ट दे देता है, कहते हैं राइट इट्स KSP, कोई एक सॉल्ट दे के 2 नंबर का कहता है इसकी KSP लिखें, तो आपने KSP कैसे लिखनी होती है, तो इसकी एग्जांपल देखें। जैसे आपके पास ये A है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ X, और ये बच्चों B है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ Y। अब इसके मैं आयनिक प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, ये जो X होगा ये इसके साथ आके इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, ये जो Y होगा वो बेटा इसका वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो इसे मैं लिखूंगा XA प्लस Y, ये वाला साल्ट को ऐसे लिखूंगा। अब अगर मैंने B को लिखना है तो ये जो इसके नीचे है वो बच्चों इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, और जो दूसरे के नीचे है वो बेटा इसकी क्या बनेगा, वैलेंसी बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस सॉल्ट को लिखते हैं। अभी समझ आपको नहीं आई, अब हम कुछ सॉल्ट ले लेते हैं, उसको लिख लेते हैं कि किस तरीके से आपके पास वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट आता है Al2CO3, ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट बच्चों एक सॉल्ट आता है Al2CO3 ट्वाइस, Al2CO3 ट्वाइस, ये इसका फार्मूला होगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी -2 है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है। इसके नीचे 3 आएगा और उसके नीचे क्या आएगा, 2। अब इसे हम बड़ा करके और सही करके लिख लेते हैं। ये एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम है, आपने इसके नीचे 2 लिखेंगे, कार्बोनेट है, अब ये इसके फार्मूले का कार्बोनेट है, फिर आपने इसके नीचे 3 लिखना है। अब बेटा जब इसे हम डिसोसिएट करते हैं, इसको आपने ब्रेकअप करते हैं, तो ये जो 2 आपने एल्यूमिनियम के नीचे लिखा हुआ है ये इसके आगे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये एल्यूमिनियम बनेगा। अब जो इधर आपने लिखा हुआ है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 बनेगा। अब आपने कार्बोनेट लिखना है, इसके नीचे जो कार्बोनेट किया है वो 3CO3 बनेगा। अब जो इधर है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी सी, यानी ये 3CO3-2। तो ये इस तरीके से बेटा आपने कोई भी फार्मूला जो है वो आप लिख सकते हैं, जो भी आपके पास साल्ट दिया गया उसको। तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ साल्ट हैं और उनकी KSP और सॉल्युबिलिटी की वैल्यूज भी बताई गई हैं। ये चार्ट है हमारी बुक के अंदर मौजूद है। अब हम देख सकते हैं कि किसके कितने आयंस बनेंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी और उसकी KSP की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आती है। तो सबसे पहले तो आपने इसके आयंस बनाने हैं। देखो ये जो लेड सल्फेट है इसके तो साफ आपको नजर आ रहे हैं, 2 आयंस हैं, ब्रेकअप हो जाएगा इनटू लेड आयन में और बच्चों सल्फेट आयन में, तो इसके 2 आयंस हैं। जब इसके 2 आयन है तो इसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जो होती है 1.69 10⁻⁸ है, लेकिन हमारे टेबल में गलती से -4 लिखी गई है, तो आपने इसे -8 समझना है, ये -8 है। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है 1.3 10⁻⁴ हो जाएगी। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके 3 आयन है, कैसे बनाओगे, बिल्कुल वही फार्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब आपने इसे ब्रेकअप करेंगे, ये जो 2 है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कैल्शियम +2 लिखेंगे। अब ये जो 2 है वो इसका कोफिशिएंट है और OH के इसके कैल्शियम के नीचे 1 है, तो ये इसकी बेटा क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये 3 आयंस बनेंगे, इसकी जो KSP की वैल्यू होगी 6.5 10⁻⁻⁶ होगी। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है 1.175 10⁻⁻2 है। अब ये कैल्शियम फ्लोराइड है, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 आयंस। कैसे बनाओगे, ये कैल्शियम फ्लोराइड है, CaF2 है। अब ये जो इसके साथ वाले के नीचे आपने लिखा हुआ है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैल्शियम +2 लिखेंगे। जो फ्लोराइड के नीचे है वो 2F-1, तो इसके भी आपने 3 बना देने हैं और इसकी जो KSP की वैल्यू है 3.2 10⁻11 है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 2 10⁻4 है। अब हमारे पास आएगा Ag2CrO4, इसको आपने कहते हैं, इसको तोड़ के देखें कि इसके कितने आयंस बनेंगे, तो ये Ag2 है बच्चों, ये CrO4 है। जब आप इसे ब्रेकअप करते हैं तो इसमें 2 सिल्वर, ये जो इसके साथ है वो इसका कोफिशिएंट बनेगा, तो ये सिल्वर आयन, 2 सिल्वर आयन प्लस CrO4। अब CrO4 जो होगा आपने देखा है जो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो हमारे पास -2 है, क्योंकि ये सिल्वर के नीचे 2 आ रहा है, तो क्रोमेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो -2 होगी। इसकी जो KSP की वैल्यू है 2.6 10⁻12।
और इसकी जो सॉल्युबिलिटी आती है 8.7 10 रेज़ पावर माइनस है 5 होगी। अब हमारे पास ना इसी सवाल के साथ एक एग्जांपल भी दी गई है, उसमें हमें क्या दिया गया है के एस पी की वैल्यू भी दे दी गई है और फार्मूला भी दे दिया गया है, और वो पूछते हैं बताओ कि इस साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो आपने साल्ट बताना है। अब वो जो साल्ट हमें बताया जा रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आम जिसे हम चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वाला। तो इसका फार्मूला हमारे पास आ गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसकी जो के एस पी की वैल्यू है वो हमें बताता है कि इसकी जो बेटा के एस पी की वैल्यू हमारे पास होती है, तो के एस पी इक्वल टू के एस पी इसके पास हमारे पास आती है 6.5 10 रेज़ पावर माइनस 6। तो ये इसकी बेटा हमारे पास ना के एस पी की वैल्यू है 6.5 10 रेज़ पावर माइनस है 10 रेज़ पावर माइनस 6 है, ये इसकी के एस पी है। उसका क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटीज ऑफ इट्स आयंस, कि इसके जो आयंस हैं उसकी बच्चों सॉल्युबिलिटी बता दीजिए कि कितनी सॉल्युबिलिटी है, वो हमने कैलकुलेट करनी है, वो हम यहाँ पे मालूम करते हैं। सबसे पहले तो इसके आपने आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको पानी के अंदर, ये भी पानी के अंदर डालते हैं तो ये एक्वस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इट कैन बी ब्रेकअप इनटू कैल्शियम आयन में प्लस बेटा 2 हाइड्रोक्साइड आयन में, 2 हाइड्रोक्साइड आयन में। आपने इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे जब हमने इसे शुरू किया तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो हमारे पास एस है, इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है वो 0 है। थोड़ी देर के बाद इट कैन बी रीचेस एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो एस हो जाएगी। अब ये जो एक्सपोनेंट है इसके साथ लगा हुआ सॉरी कोफिशिएंट है वो 2s के साथ आ जाएगा। हमारी बुक वाले ने वहां पे खाली s लिखा हुआ है, आपने 2s लिख लेना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। अब आपने सिंपली आयनिक प्रोडक्ट लिखना है। आयनिक प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, वो आप लिखेंगे के एस पी बराबर है, पहले आप लिखेंगे कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन लिख देंगे, ये आयनिक प्रोडक्ट है, और यहाँ पे लिखेंगे ओ एच आयन। अब ये जो दो आपने लिखा हुआ है नाउ इट बिकम एक्सपोनेंट्स, मतलब ये पावर बन जाएगा। अब इसके वैल्यूज रखें, जहां पे आपके पास एस आएगा, जहां पे आपके पास 2s है, 2s, अब 2s का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास के एस पी आ रहा है। फिर दोबारा ये के एस पी आएगा, ये बेटा हमारे पास आएगा s मल्टीप्लाई बाई 4 s की ताकत 2, ये फिर आएगा के एस पी बराबर है 4 s की ताकत कितना हो जाएगा 3। अब ये वाला हमारे पास ना इसका फार्मूला आ गया, क्योंकि ये 3 आयंस हैं, यहाँ पे भी आपने 3 आयंस का एक फार्मूला निकाला था, तो इसी तरीके से यही वाला फार्मूला अब आपने वहां पे पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज लगाएंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 4s की 3 के एस पी इज इक्वल टू 4s की 3। अब के एस पी की वैल्यू बेटा इसने आपको बता दिया है, दैट इज इक्वल टू 6.5 10 रेज़ पावर माइनस 6, ये के एस पी की वैल्यू है। ये आपके पास आएगा 4s की 3 आ जाएगा, 4s की 3। अब आपने s की 3 को यहीं रहने दें, अब 4 के साथ इसे डिवाइड करें, 4.5 10 रेज़ पावर माइनस 6 आएगा डिवाइडेड बाई 4। अब बेटा आपने इसका क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेंगे। अब ये आपके पास आएगा, ये जब इसे आप डिवाइड कर देते हैं तो इसका जवाब आएगा 1.625 10 रेज़ पावर माइनस 6, ये आ गया इज इक्वल टू एस की 3 आएगा। अब आपने खाली एस ले लें, ये खाली एस आएगा। अब इस सारे का आपने क्यूब ले लेना है, ये माइनस 6 आया, जब आप इसका क्यूब लेंगे कि 1.625 10 रेज़ पावर माइनस 6 है, और इसका आपने क्यूब ले लिया, 3 ले लिया, जैसा ले लिया, तो अब एस की जो ताकत आपके पास आ रही है वो आएगी 1.18 10 रेज़ पावर माइनस 2 मोल्स पर लीटर डेसीमीटर क्यूब आएगी। अब बेटा ये वाली वाली वैल्यूज हैं वो आपके पास आ गई हैं। अब जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर ये वैल्यूज आपने पुट कर देनी है तो सबकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम आयन की कितनी सॉल्युबिलिटी है, तो वो खाली एस है, तो कैल्शियम आयन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो 1.18 10 रेज़ पावर माइनस 2 मोल्स पर लीटर होगी। अब हाइड्रोक्साइड आयन की कितनी है, वो 2s है, तो 2s क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये 2s के बराबर है, तो s किसके बराबर है 1.18 10 रेज़ पावर माइनस 2 है मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आपके पास जवाब आ जाएगा
वो आपके पास आएगा 2.36 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर पर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो होगा वो बेटा इसका आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हमें के एस पी दिया जा रहा है तो उसको आप यूज करके उसकी सॉल्युबिलिटी को मालूम कर सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। कि कॉमन आइन इफेक्ट क्या होता है, जो हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बताना चाहता है। तो हमारे पास बेटा एक कंपाउंड है जिसे हम लेड क्रोमेट कहते हैं, PbCrO4 है, लेड क्रोमेट है। जब आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसके आइंस बनते हैं, एक लेड आइन बनेगा और दूसरा जो इसका आइन होगा वो क्रोमेट आइन होगा, ये क्रोमेट आइन है। अब ये पानी के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इसके अंदर आपने सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 डाल देते हैं, ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम के जो साल्ट होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं, वो मोस्टली स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो इसको बेटा आप कहेंगे कि ये सोडियम आइन है प्लस ये क्रोमेट आइन बनेगा। अब इस केस के अंदर ये जो क्रोमेट आइन है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो रिएक्शन होगा ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगा। क्योंकि ये कॉमन आइन इफेक्ट में यही है कि जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो ये रिएक्शन जो होगा ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हमें ली शेल्ट्रियस ने बताई है, ली शेल्ट्रियस प्रिंसिपल के तहत। तो आप कहेंगे ये सॉल्युबिलिटी यानी KSP की ये दूसरी एप्लीकेशन आ जाती है। अब इसकी तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास क्या होती है कि प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन, कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर क्या प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपने दो चीजों को कंपेयर करना होता है, एक आपने कंपेयर करना होगा KSP को, और दूसरी जो चीज बेटा आपके पास होती है उसे हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट को और KSP को, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करना होता है। फिर आप बताते हैं कि ये रिएक्शन सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी वो आप बताते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज KSP। अब KSP क्या थी, तो इसे हमने डिफाइन किया था कि ये लेड है, PbCl2 है। जब ये पानी के अंदर डिजॉल्व होगा तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू लेड आइन प्लस बच्चों क्लोराइड आइन। तो KSP क्या होगी, KSP हमारे पास होती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। तो ये KSP क्या होगी, आपने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। ये जो आयनिक प्रोडक्ट होते हैं इनकी ये कंसंट्रेशन होती है एट इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा तब जो इसके आयनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो रही होती है इक्विलिब्रियम के ऊपर, दैट इज नाउन एज ए KSP। इसे आपने KSP कहते हैं। ये बेटा आपके पास आयनिक प्रोडक्ट, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम। ये जो आयनिक स्पीशीज होती है उनका इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज नाउन एज ए KSP। अब ये आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, तो आयनिक प्रोडक्ट भी वही चीज है, वही एग्जांपल है, सब कुछ आपने वही बताना है कि ये आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपने यहाँ पे भी यही बताना है कि इट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। ये भी आइंस थे, वही वाली एग्जांपल दोबारा है, कंसंट्रेशन ऑफ आइंस अदर देन इक्विलिब्रियम, अदर देन इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम के अलावा जो भी आइंस की कंसंट्रेशन आपके पास आ रही होती है दैट इज नाउन एज ए आयनिक प्रोडक्ट। इसे हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसे मोस्टली बच्चों QC से ज़ाहिर करते हैं, यानी आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम इन्हीं आयनिक प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। तो इधर आप लिखते हैं कि इसके पास आपके पास जो आएगा चीज आएगी, तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास आ जाता है आयनिक प्रोडक्ट। ये आपके पास आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आयनिक प्रोडक्ट है। और यहाँ पे बच्चों आयनिक प्रोडक्ट है, ये टाइप ऑफ सोल्यूशन है, टाइप ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे आपने बताना है प्रेसिपिटेशन। ये जो चीज आएगी ये प्रेसिपिटेशन होगी कि होगी या नहीं होगी। देखें अगर आपके पास फॉर एग्जांपल KSP की इक्विलिब्रियम में KSP की वैल्यू अगर 5 है, 5 इक्विलिब्रियम के ऊपर, और आपके पास ये जो आयनिक प्रोडक्ट इसके आ रहे हैं और उनका जो जवाब आ रहा है वो 5 से कम है, 5 से अगर आयनिक प्रोडक्ट का कम है, ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये 7 है, तो इसमें आप कहेंगे कि ये जो आयनिक प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन KSP। अगर आयनिक प्रोडक्ट QC से ज़ाहिर करते हैं, या आप इसे कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर KSP से ज्यादा होगी तो दैट सॉल्यूशन इज ए सुपर सैचुरेटेड।
उस सोल्यूशन को आपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा और इसमें प्रेसिपिटेशन होगी, मतलब जैसे ही आपके पास रिएक्शन होगा उसके ऊपर रसूब बन जाएंगे। अगर बेटा QC की वैल्यू, QC यानी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल टू KSP, दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब उसकी भी 5 है उसकी भी 5 है, तो ये आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, ये सैचुरेटेड होगा कि जितना साल्ट इसके अंदर हल होना था वो हल हो गया, तो ये सैचुरेटेड होगा। तो आप बताओगे कि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो नहीं होगी, नो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। अगर बेटा हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम है, यानी KSP की वैल्यू ज्यादा है और ये जो आयनिक प्रोडक्ट है या QC आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम है, मतलब इसकी 5 है इसकी 3 है, तो ये जो सोल्यूशन होगा आप बताओगे ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है और इसके अंदर भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, नो होगी, ये प्रेसिपिटेशन है नहीं हो सकती। तो अब बेटा इसने हमें एक एग्जांपल भी दिया है, एक साल्ट को हल किया है, उसको हम देखते हैं। जो हमें साल्ट दिया जा रहा है वो है जनाब, जो हमें बेटा साल्ट दिया जा रहा है कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट की एक एग्जांपल देख के हमें समझाता है क्या इसकी प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। ये कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 है, ये कैल्शियम सल्फेट है। आपने इसे पानी के अंदर जब हल करते हैं तो ये दो आयंस के अंदर ब्रेकअप होगा, एक कैल्शियम आयन में और एक बच्चों सल्फेट आयन में, दो आयंस बनेंगे। अब इसकी जो KSP की वैल्यू है, यानी ये बेटा जो इसकी KSP की वैल्यू होती है वो आपके पास है 2 × 10⁻⁵, ये इसकी ना KSP की वैल्यू है। अब आपको बताता है कि मैंने पास ये जो बीकर है, ये एक बीकर है, इसके अंदर 1 लीटर पानी पड़ा हुआ है और इसके अंदर जो कैल्शियम आयन को डिसॉल्व किया गया है तो वो 10 की ताकत -2 मोल्स पर लीटर है, 10 की ताकत -2 मोल्स पर लीटर जो इसके अंदर आपने डिसॉल्व किया हुआ है वो कैल्शियम आयन है। अब ये दूसरा बीकर है, उसके अंदर भी बेटा हमारे पास क्या है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इसके अंदर जिस चीज को आपने डिसॉल्व किया हुआ है वो सल्फेट आयन है और इसकी भी कंसंट्रेशन 10 की ताकत -2 मोल्स पर लीटर है, पर लीटर जो है वो इनकी कंसंट्रेशन है। अब आपने उठाया दोनों को उठाया और एक नए बीकर के अंदर डाल दिया। अब देखें यहाँ पे जो आपके पास सॉल्वेंट होगा वो 2 लीटर बन जाएगा, सॉल्वेंट 2 लीटर बनेगा, लेकिन ये जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन थी वो आपने 1 लीटर के अंदर डाली हुई थी, 10 का -2 है और ये भी बेटा 10 की -2 है, वो 1 लीटर के अंदर आपने इसे डिसॉल्व किया था। तो अब हम कहते हैं कि 1 लीटर के अंदर इसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी, मतलब कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन होगी इन 1 लीटर के अंदर इसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी। तो आप कहेंगे ये 10 की ताकत -2 है डिवाइडेड बाई 2, आपने इसे बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 से समझे डिवाइड हो गया तो ये 5 × 10 की ताकत -3 मोल्स पर लीटर आ जाएंगे। अब आपने इसी चीज की ना KSP लिख दें कि KSP कैसे लिखेंगे इसी साल्ट की, तो आप बताओगे ये आपके पास KSP आ गई है, KSP बराबर है कैल्शियम आयन के प्लस बच्चों ये किसकी आएगी, सल्फेट आयन के, ये सल्फेट आयन के बराबर आ गई है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन आपने बताई है 5 × 10 या -3 है। अब बेटा जो इसकी कंसंट्रेशन है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, 5 × 10 की ताकत -3 है। जब दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो जवाब होता है वो आपके पास आता है 2.5 × 10⁻⁵। तो ये आपके पास इन दोनों की कंसंट्रेशन आएगी, ये आप लिखेंगे मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6, क्योंकि दो आयंस हैं। अब इसने आपको KSP की वैल्यू बता दी है, जो KSP की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 2 × 10⁻⁵ है और ये 2.5, ये वाली रकम कम है और ये रकम क्या है बेटा ज्यादा है, तो इसलिए आप कहेंगे कि ये वाला जो हमारे पास, सॉरी ये रकम ज्यादा है और ये रकम क्या है कम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन हमारे पास होगा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज ग्रेटर देन KSP, इसलिए आप कहते हैं कि कैल्शियम सल्फेट की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा है और ये जहाँ पे कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे जो आयनिक प्रोडक्ट है यानी कैल्शियम सल्फेट का जो आयनिक प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है, देन दैट ऑफ KSP। KSP की जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻⁵ है और जबकि जो उसकी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है बेटा वो 2.5 × 10⁻⁵ है, इसलिए हम कहेंगे कि कैल्शियम सल्फेट जो होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब है यहाँ से ये
फुटफुटियां बना के इसकी सतह के ऊपर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।